काफी दिनों तक हालात को बेहद बारीकी से देखने समझने के बाद अब भारत ने भी ईरान को लेकर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, उस माहौल में भारत का यह मूव सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोच समझी रणनीति मानी जा रही है। हालात हर घंटे करवट ले रहे हैं, हर दिन नई खबर सामने आ रही है, दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने शोर मचाने के बजाय चुपचाप अपने कूटनीतिक पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन देशों से भारत ने इस दौरान संपर्क साधा है, वे इस पहल को लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक साफ और सीधा रणनीतिक संदेश है। ईरान से जुड़ी कई ऐसी अहम अपडेट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, जिन पर मेनस्ट्रीम टीवी डिबेट्स में खुलकर बात नहीं हो रही, लेकिन यही अपडेट्स पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। आगे जो कुछ सामने आएगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक छवि से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक सेकंड हमारे लिए बड़ी ताकत। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि ईरान इजराइल के बढ़ते टकराव को देखते हुए देश भर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। गृह मंत्रालय का आकलन है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर भारत के भीतर भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। खास तौर पर उन धार्मिक नेताओं, संगठनों और समूहों पर नजर रखने को कहा गया है जो खुले तौर पर किसी एक पक्ष के समर्थन में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे माहौल भड़क सकता है। निर्देश साफ है, अगर कोई भाषण, बयान या गतिविधि सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकती है तो उसे समय रहते चिन्हित किया जाए और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी तरह की अफवाह, उकसावे या हिंसा को शुरू होने से पहले ही रोकना। इसके साथ साथ राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भारत में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़े दूतावासों, काउंसुलेट्स और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हाल ही में पड़ोसी देशों में जो घटनाएं देखने को मिली, जहां प्रदर्शन उग्र हो गए और विदेशी दूतावासों को निशाना बनाया गया, भारत उन हालात से सबक लेते हुए पहले से एहतियात बरत रहा है। सरकार का रुख साफ है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और उस पर रोक नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी एक तरफ जहां जमीन पर मिसाइलें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर पूरी मशीनरी एक्टिव कर दी गई है। और इसी बीच एक और अहम हलचल सामने आती है। बीती रात यह साफ संकेत मिल गया कि भारत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पश्चिम एशिया के पावर सर्कल से संपर्क साधा। सबसे पहले फोन गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। यह कॉल अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। इसके बाद जो संयुक्त बयान सामने आया, उसमें भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और साफ कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत अबू धाबी के साथ खड़ा है। दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने अपने बयान में किसी भी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन यूएई की ओर से जारी आधिकारिक वक्तव्य में यह साफ किया गया कि भारत ने ईरान के हमलों के खिलाफ समर्थन जताया है। इसके तुरंत बाद दूसरी कॉल गई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। यहाँ शब्दों का चयन बेहद नपा तुला था। कोई आक्रामक लाइन नहीं, कोई खुला स्टैंड नहीं, बल्कि पूरी तरह कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक टोन। लेकिन असली संदेश शब्दों में नहीं बल्कि इस बात में छिपा है कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हो रही है। इसका मतलब साफ है, इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को लेकर भारत को पूरी तरह अंधेरे में नहीं रख रहा और भारत भी अब सार्वजनिक रूप से यह दिखाने में सहज है कि वह इजराइल के साथ डायरेक्ट टच में है। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि आने वाले घंटों में और भी संपर्क हो सकते हैं। यह डिप्लोमेटिक एक्टिविटी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। और यहाँ एक बात बहुत अहम हो जाती है, भारत की पहली कॉल यूएई को जाना कोई संयोग नहीं है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वहां रहने वाले लाखों भारतीय नागरिक, इन सब कारणों से यूएई भारत की पश्चिम एशिया रणनीति का केंद्र है। यानी यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी बल्कि एक साइलेंट पोजीशनिंग थी, संतुलन भी और प्राथमिकता भी। यहीं तक कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत के हर कदम को ध्यान से पढ़ा जा रहा है, हर चुप्पी का मतलब निकाला जा रहा है और हर कॉल के पीछे छिपी रणनीति को समझने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी का सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। जब ईरान पर हमलों की खबरें सामने आईं, जब इजराइल और अमेरिका के एक्शन की चर्चा तेज हुई और जब ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर सनसनीखेज सूचनाएं फैलीं, उस वक्त दुनिया के कई देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कहीं तीखी निंदा हुई, कहीं खुला समर्थन। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने शब्दों से ज्यादा खामोशी को तरजीह दी। न खुली निंदा, न खुला समर्थन, न किसी देश का सीधा नाम। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा और सबसे भारी संदेश होती है।
इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई। यह वही मंच है जहां देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उस बैठक के बाद जो आधिकारिक बयान जारी हुआ, उसमें भी भाषा बेहद संतुलित और नपी तुली रही। फोकस 3 ही बातों पर रखा गया: मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, हालात पर लगातार नजर और संवाद व कूटनीति की वापसी। साफ संकेत था कि भारत किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया में बहने के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इस रणनीतिक चुप्पी को एक अलग नजरिए से देख रहा है। उनका मानना है कि इजराइल के साथ लगातार संपर्क और ईरान पर सीधी टिप्पणी से परहेज एक तरह का साइलेंट बैलेंसिंग है। कुछ इसे साइलेंट सपोर्ट भी कह रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर संकेत सीधा नहीं होता। कई बार जो कहा नहीं जाता वही ज्यादा मायने रखता है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की आंतरिक राजनीति में भी हलचल दिखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मसले पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेतृत्व ने इसे एक संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व पर की गई टारगेटेड कार्रवाई बताते हुए इसकी निंदा की। कांग्रेस का तर्क रहा कि बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के इस तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है। उनका कहना था कि किसी भी देश के राजनीतिक भविष्य का फैसला बाहरी ताकतों द्वारा करना खतरनाक मिसाल बन सकता है। लेकिन यहीं से तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। जिस तरह की भावनात्मक और खुली भाषा में कांग्रेस ने ईरान के समर्थन में बयान दिया, वैसी तीखी प्रतिक्रिया अभी तक कई बड़े वैश्विक खिलाड़ियों की तरफ से भी देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। इस बयान को भारत में मौजूद ईरानी राजनयिक हलकों ने भी नोटिस किया और सार्वजनिक रूप से साझा किया। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि घरेलू राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। यही कुछ सवाल अपने आप खड़े होते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरें सामने आई थीं, तब क्या इसी स्तर की आक्रामक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी? क्या तब भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर इतनी मुखर चर्चा हुई थी? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि विदेश नीति में नैतिकता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक और अहम संदर्भ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अतीत में भारत के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। कश्मीर मुद्दे पर भारत की तुलना इजराइल से करना, दिल्ली दंगों के दौरान भारत सरकार पर सवाल उठाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान देना, यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। यानी आज जिस नेतृत्व के समर्थन में कुछ आवाजें उठ रही हैं, वही नेतृत्व पहले भारत की नीतियों की आलोचना कर चुका है। यहीं पर मौजूदा सरकार की रणनीति अलग दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया से दूरी बनाए रखी है। न खुला समर्थन, न खुला विरोध। फोकस पूरी तरह 3 चीजों पर है: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक हित, और क्षेत्रीय स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। यही वह प्रैक्टिकल रियलिज्म है जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। यह सच है कि ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक सुविधा दी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई मौकों पर ईरान ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए हैं और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की आलोचना की है। यानी रिश्ते हमेशा एक तरफा नहीं रहे। इन्हीं जटिल समीकरणों के बीच भारत आज संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल यह है कि क्या भारत को इस वक्त किसी एक खेमे में खुलकर खड़ा होना चाहिए या फिर दूरी बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। सरकार ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुना है, रणनीतिक चुप्पी और नियंत्रित कूटनीति का रास्ता। और अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी सही है या भारत को और ज्यादा स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।